धीरेन्द्र सिंह के फंसा दो और हीरा के बचा दो, ये बात। मतलब वो आदमी इस तरह के लोग हैं क्या? मतलब मनुष्य जाति में। अच्छा, निर्मल भैया का हाथ बार बार उठा रहे हैं। आपने स्वर्ग की बात की थी कि अमेरिका में स्वर्ग है, तो भारत में स्वर्ग राष्ट्रपति भवन है। निर्मल सिंह राष्ट्रपति भवन में वीर कुंवर सिंह का झंडा फहरा चुके हैं, तो आप स्वर्ग से अपने आप के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ निर्मल जी, आपका क्या प्रश्न है? पूछिए भैया, अनम्यूट कर दीजिए। पूछिए भैया जी। अनम्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश परमार को, ऐसा मौका दिया। मैंने पूछे आराम कुर्सी का आराम को दी, हमारा बहुत लगाते हैं तो आराम कुर्सी के पीछे क्यों पड़े? बहुत बेवकूफी वाला बात करते हो। ऐसा है राकेश परमार को आज पहली बार धन्यवाद इसलिए कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ा, अपने के लोगों के बीच से निकला हुआ व्यक्ति जो अमेरिका में जा करके और बिजनेस व्यवसाय के अलावा वहां के राजनीतिक प्रक्रिया में भी भाग ले रहा है। तो अब इतना देर चुप रहने की आदत मेरी है नहीं, लेकिन यहाँ दो बड़े बड़े पत्रकार दाहिने साइड में बैठे हुए राकेश परमार के, तो मैं जा बचता हूँ जहां दो बड़े बड़े पत्रकार आ जाए, और मंच पर बचता हूँ जब कोई प्रोफेसर आ जाए। प्रोफेसर आएगा तो 45 मिनट बोलेगा, इससे कम उसकी आदत है नहीं। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को लगता है 5 मिनट बोलने का समय मिलेगा, 10 मिनट। और जब पत्रकार आ जाते हैं तो इनके प्रश्न जो होते हैं ना, बड़ी अब देखिए वो पेंडेमिक लेकर के आए और फिर क्या क्या लेकर आए, वो ठीक है। और भाई साहब हैं, क्या नाम है इनके, नाम पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ा नाम है। और मैं समझता हूँ कि हाँ जो बड़ी शख्सियत भी है। चुप रहोगे कि नहीं? तो नहीं, आपको गलतफहमी होगी कि मेरे साथ है तो छोटे आदमी होंगे, तो आप दूर कर लीजिए बड़े आदमी। अरे छोड़ो यार, राकेश परमार सवाल पूछने दो। राकेश परमार, आप पूरे विश्व के नजर में हैं, और आप जब बोलिए ना तो कम से कम ऐसा बोलिए कि ऐसा न लगे कि निर्मल सिंह बोल रहे हो। ये खाली मुझे ही छूट है, चाहे भाई साहब को अमेरिका से, क्योंकि उन्होंने भी जो बोला वो भी उखाड़ पखाड़ वाले आदमी है, भले अमेरिका में है वाला नहीं है, जिनवा भले। हाँ, तो बात वो है। अब आ जाइए, दो तीन बातें आपने कही, आपको इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, और पॉलिटिकल आदमी है, और वहां के बहुत सारी चीजों को आपने बताया। समाजवाद से आपने जो शुरू किया था, पता नहीं बलिया चंद्रशेखर जी के साथ रह करके समाजवाद की परिभाषा आपने कैसे सुन लिया, और उसको आपने बहुत गलियाया। चंद्रशेखर जी आज जिंदा होते तो बड़ा कष्ट होता उनको। आगे बढ़िए। और समाजवाद की परिभाषा खाली लालू मुलायम नहीं, ठीक है, लंबा बहस हो जाएगा, क्योंकि आज जो लोग हैं ना सब लंबे लंबे बहस वाले लोग ही हैं, मैं देख रहा हूं जहां तक। तो ये सारे लोग जो है घंटों बोल सकते हैं। और मैं समझता हूं कि चंद्रशेखर जी के साथ आप काम भी किए हैं, जैसा कि आप भी बता रहे थे। समाजवाद के एक अच्छे धरोहर के रूप में उनको जाना जाता रहा है, लेकिन अब समाजवाद के पुरोधा के जो लोग उसे पैदा हुए, उनके बारे में अगर आपने जो कुछ कहा, तो उससे समाजवाद की परिभाषा नहीं परिभाषित की जा सकती। लालू मुलायम दुनिया जहान दुख वगैरह से नहीं की जा सकती, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन समाजवाद शुरू होने के साथ उन लोगों ने कुछ ऐसा काम जरूर किया जो समाज को फायदा पहुंचाया। दूसरी बात, भारत एक गरीब देश है अमेरिका के तुलना में, इसलिए अमेरिका को स्वर्ग आप जो कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पर भौतिक सुविधाएं तो ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक गतिविधियां हैं और जो सारी गतिविधियां हैं, वो किसी भी इस धरती पर किसी भी देश से जो बहुत ज्यादा समृद्ध है और गौरवशाली परंपरा रही है, आप भी जानते हैं। जहां तक बात रह गई, कांग्रेस को आपने बहुत गलियाया, भारतीय कांग्रेस को, ऐसी बात नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि अभी जो हो रहा है, नाम क्या रखूं मैं, अभी जो हो रहा है वो 15-20 साल बाद दिखाई पड़ेगा। आपको लगता है कि आज की तारीख में कोई इमली का पेड़ लगाएगा, 5 आम 25 महुआ 30 बरिस पर इमली के फहुआ? भाई साहब, यहाँ पर जो आम का पौधा लोग लगा रहे हैं, गुप्ता साहब, आम का पौधा जो लगा रहे हैं वो सोच रहे हैं कि 2 साल बाद ये फल देना शुरू कर दे।
तो यहाँ जो भारत में जो पार्टी विकास कर रही है, जिसको आपने नरेंद्र मोदी जी को कहा कि जो का विकास करे वो 15-20 साल बाद दिखाई पड़ेगा। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है। तो इस पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन यही मैं कहूंगा कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं इस देश में, उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और एक लॉन्ग टर्म की जो प्रक्रिया होती है वो हर देश में होती है, हर प्राइम मिनिस्टर करता है, हर पार्टी करती है, और लॉन्ग टर्म दिखाई पड़ता है। ठीक आपको एक चीज याद दिलाऊं, छोटी सी बात समझा करके, मनमोहन सिंह से जब पूछा गया कि आप बोलते क्यों नहीं, कुछ बोलिए, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि क्या बोलूं, जो कांग्रेस ने काम कर दिया है और जो शिलान्यास कर दिया है, माननीय मोदी जी को 5 साल तो फीता काटने में बीत जाएंगे, हुआ भी वही। तो ये सारी राजनीतिक बातें हैं, छोड़ दीजिए। वहां की चुनावी प्रक्रिया को जो आपने ज्ञान दिया, उसके लिए मैं कल किताब पढ़ूंगा, क्योंकि वास्तव में उतनी जानकारी नहीं है। यहाँ तो राज्यसभा का चुनाव में कैसे होता है, इसको यहाँ के लोगों को समझने में बहुत समय लग जाता है। तो ये कुछ प्रक्रिया जितनी टेढ़ी है आपकी अमेरिका की, उसके लिए मुझे कल पढ़ना पड़ेगा। उस पर मैं क्या बोलूं, क्योंकि गुप्ता साहब को, चाहे श्रीकांत भाई को, राकेश भाई को इसके बारे में अच्छी जानकारी है। मैं समझ रहा हूं कि वो लोग ठीक ठाक समझ ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीज मैं उसको समझ नहीं पाया। ये सीनियर वोट और ये जूनियर वोट और ये और वो फलाना ढिमाका, ये जितना है ये समझने वाली बात है। लेकिन आपने हम लोगों को ज्ञान दिया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद आपको बोलते हैं। और अमेरिका में झंडा बुलंद किए रहिए। और हमारे पास अमेरिका के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन गुप्ता जी ने एक बार कहा, एक जो प्रश्न पूछा था वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बारे में, और आपने शायद रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन किया हुआ है। आप अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती के साथ रख रहे हैं, बल्कि ये कहिए कि बलियाटी का अंदाज में भी आप रख रहे हैं। आपको कौन वोट देता है या कौन किस तरह से आप लोग वोट देते हैं, उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। खैर, उसको तो अब पढ़ना पड़ेगा, या तो संक्षेप में आप समझा देंगे तो मुझे भी ज्ञान हो जाएगा। और प्रश्न है भैया कि आपको वोट कौन देता है? कुल लब्बो में, जैसे यहाँ निर्मल सिंह खड़े थे, जिस आदमी का इलेक्शन में नाम था, इलेक्शन कार्ड का, वो वोट देता है। तो कौन वोटर है, यही प्रश्न है भैया आपका कि वोट कैसे मिलता है आपको? हाँ, यही है। वोट करेगा क्या? मेयर के लिए अलग वोटर होता है, गवर्नर के अलग वोटर होता है, प्रेसिडेंट के लिए अलग वोटर होता है? ये 1 मिनट में क्वेश्चन। बस इसका बहुत सिंपल आंसर होता है कि जो भी यहाँ वोट देता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हैं उसी समय आप अपना पार्टी अफिलिएशन डिक्लेयर करते हैं कि आप रिपब्लिकन पार्टी के हैं या डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, या आप इंडिपेंडेंट हैं, अनअफिलिएटेड हैं। तो उसी समय, और जितने, जैसे पिस्काटो में 55,000 लोग रहते हैं, उसमें से 34,495 रजिस्टर्ड वोटर हैं जो मुझे वोट देंगे, मतलब अपने मेयर का चुनाव करेंगे। 34,000 में से वोट देने का अधिकार नहीं है। 18,000 डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ना, जो रजिस्टर्ड है, जो नागरिक यहाँ रजिस्टर्ड है वही वोट देंगे। जो रजिस्टर्ड तो सभी नागरिक होगा ना? नहीं, 1 मिनट, नागरिक तो सब होगा, रजिस्टर्ड तो सभी नागरिक होगा ना रजिस्टर्ड? नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक 18 साल के जब आप हो जाइएगा, जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ, तो जब वो पैदा हुआ तो 18 साल का होगा, तो उसके पास एक फॉर्म स्कूल से मिलेगा, अपने से कहीं ऑनलाइन जाके वो फॉर्म देखेगा, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा कि हम इस पार्टी से, हम इसके प्रशंसक हैं या न्यूट्रल रहेंगे, अनअफिलिएटेड रहेंगे। विदाउट दैट, एक मिनट, मैं 18 साल का हो गया, मेरा प्रश्न बनता, मेरा 18 साल हो गया, मैं इलेक्शन में फार्म भरा, जैसे यहाँ पर भी इलेक्शन कार्ड के लिए फार्म भरा जाता है, फोटो खिंचाया जाता है, आप वही कह रहे हैं, आप फार्म भरेंगे, तो मुझे उस वक्त कहना पड़ेगा कि मैं क्लिंटन को वोट दूंगा या डोनाल्ड ट्रंप को दूंगा? ये मतलब पार्टी रिपब्लिकन और बोलना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा? नहीं, पार्टी सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको पार्टी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है पार्टी मेंबर होना, ऑप्शनल है, ये जरूरी है, ऑप्शनल है, ये मैं बोला ना।
चलिए पहला इसके साथ जरूरी है, आप अनएफिलिएटेड भी रह सकते हैं। नहीं, एक मिनट और मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी तुलना करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए भारत में कोई एक चुनाव हो रहा है, किसी एक क्षेत्र में चुनाव, किसी शहर में चुनाव हो रहा है, और वहां आप भली भांति जानते होंगे कि आरएसएस के लोग, जो आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, वो सर्वे कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं कि जब चुनाव हो जाता है कि भाजपा जीत रही है या हार रही है, ये जानने के लिए पूरे मोहल्ले में उनके हिसाब से जो लोग भाजपा या संघ के समर्थक हैं, उनमें से सब निकल के वोट देने आए कि नहीं आए। अगर उसका प्रतिशत हाई होता है तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि भाजपा जीत रही है। उसका परसेंटेज अगर लो होता है, जैसे वो जानते हैं कि जो उनका जैसे पन्ना प्रमुख होता है, पन्ना प्रमुख क्या करता है कि वो देखता है कि हमारे मोहल्ले में कितने लोग संघ विचारधारा के हैं और उनमें से कितने परसेंटेज वोट देने आए, उस हिसाब से वो कहते हैं कि चलो भाजपा जीतेगी या हारेगी। तो थोड़ा सा वैसा ही हिसाब है अमेरिका में कि आपने पहले से बता दिया कि आप रिपब्लिकन समर्थक हैं या डेमोक्रेट समर्थक है। एक मिनट, मेरा दूसरा प्रश्न सुनिए, मुझे अपने हिसाब से समझने दीजिए और लोगों का भी। एसके सिंह भी एक नींद मार के आ गए तो इनका भी प्रश्न बनता है, चूंकि समय लगा इसके भाई आप रुकिएगा। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपना रजिस्टर के टाइम बोला कि मैं डेमोक्रेटिक को वोट करूंगा, और मेरा रजिस्टर का मन बदल के मैं रिपब्लिकन को वोट करने गया, तो मेरा वोट एक्सेप्ट नहीं होगा? ब्रजेश जी होगा ना? होगा। ठीक। आप किसी भी पार्टी से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और कहीं भी वोट दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ एक सिविक ड्यूटी है। हाँ, सिविक ड्यूटी, वो तो पढ़े लिखे होशियार लोग है ड्यूटी। एसके सिंह जी, आपको राजनीतिक प्रश्न पूछना या राजपूताना प्रश्न पूछना या पूर्वांचली पूछना, कृपया पूछिए, क्योंकि एक नींद मार के आप आ चुका है, आप उतना देर तक जगते नहीं है। एसके सिंह जी का प्रश्न सब नहीं, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन गेन कर रहा हूँ मैं। 13 तारीख को जो है, ये 3 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है, ये भी मंगलवार को ही पड़ रहा है। मंगलवार का ऐसा क्या शुभ दिन है वहां पे, मंगलवार से क्या ताल्लुकात होते हैं? ये यहाँ शुभ अशुभ दिन नहीं, यही एक चूज किया गया है। हर साल पहले मंगलवार को, नवंबर के पहले मंगलवार को इलेक्शन, फाइनल जनरल इलेक्शन डेट छुट्टी है सरकारी कार्यालयों में, प्राइवेट्स में नहीं, और सारे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। ये फाइनल है, मतलब वो टल नहीं सकता है। यहाँ का जो हम रिपोर्ट हम देख रहे हैं, जो रिपोर्टें हमें देखने को मिल रही है, इससे ये पता चल रहा है कि वहाँ के जो भारतीय हैं वो भी जो है दोनों ही पार्टियों में बटे हुए हैं। कितने परसेंट बटे हुए हैं? पूरे का पूरे तो रिपब्लिकन पार्टी को नहीं जा रहा है। मैंने बहुत ज्यादा बड़ा गैप है डेमोक्रेटिक पार्टी में और रिपब्लिक पार्टी के। जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उसमें 100 में से डेमोक्रेटिक हैं, 80 डेमोक्रेटिक होंगे और 20 रिपब्लिकन होंगे, ये अंतर था। लेकिन इस साल मोदी जी के ट्रंप के समर्थन में आने की वजह से यही वो मेरा प्रश्न है। मेरा यही प्रश्न था कि हाउडी मोदी में आपकी बार ट्रंप सरकार मोदी ने बोला, उसका कितना फर्क पड़ा? उसका वही पूरा परसेंटेज उल्टा हो गया है। अच्छा, उल्टा जो 20 का राकेश, मोदी जी को बोल दीजिए कि किसी के पक्ष में ना बोला करे, बेचारे की लुटिया डूबोएंगे ट्रंप की। अच्छा ब्रजेश जी, एक प्रश्न एक मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। मेरा एक प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जब वहां पर गए, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर जब बयान दे रहे थे, जब बराक ओबामा आए थे तो बोले थे कि बराक, हालांकि अमेरिकी प्रेसिडेंट को मिस्टर प्रेसिडेंट कहा जाता है, नोबडी राइट टू से बराक, द कैजुअल लैंग्वेज आई थिंक। उस स्टाफ में बराक कहते थे तो वो अपनी नजदीकी दिखाना चाहते थे। वो अलग में बात में पता चला कि वो बेवकूफी दिखा गए, छोड़ दीजिए, वो अपना नजदीकी नहीं दिखाए। वो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा का मतलब ये नहीं होता है।
बराक ये कोई तरीका होता है? छोड़िए वो सब पूछा जाएगा। निर्मल जी प्लीज मैं ये कह रहा हूँ कि बाद में पता चला कि वो उस सीट को बराक कह रहे थे, नॉट बराक ओबामा को। अमेरिकी समुदाय जो भारत के लोग हैं और अमेरिकी दो लोग, आपसे तो अमेरिकी से भी बात होती होगी, भारतीयों से भी बात होती होगी, कैसा फील होता है जब एक भारत का राष्ट्र प्रधानमंत्री, हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, वो ये कहता है कि अब की बार ट्रंप सरकार? कैसा लगता है? मुझे तो बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि हम कब से विदेश के लोगों का प्रचार करने लगे। वहां तो पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ तो मतलब ये गलत है। एक मिनट में, अमेरिका में चुनाव आप लड़ रहे लड़ रहे हैं, तो अमेरिका में आप लड़ रहे हैं, तो अमेरिका में जो लड़ रहे हैं उनसे ये अमेरिका और इंडिया और बलिया दूर नहीं है आज के इस युग में। क्या गुप्ता जी आप हमारी बात से सहमत हैं कि नहीं? चले गए गुप्ता जी आपका बात सुनकर, इनको बोले गुप्ता जी को बोलने दीजिए, गुप्ता जी को बोलने दीजिए, गुप्ता जी का सुनना बहुत जरूरी है। निर्मल भैया ये कैजुअल जा रहा है, प्लीज इसको सीरियस हो। हाँ बोले। मैं ये नीतिगत सवाल है तो फिर उचित नहीं था, लेकिन ब्रजेश जी को उत्तर देने देते हैं। हाँ ये नीतिगत सवाल है या राष्ट्रीय सवाल है। मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये बहुत ही गर्व की बात थी हम भारतीयों के लिए कि हमारा प्रधानमंत्री आकर, ऐसा प्रधानमंत्री भारत का है जिसको दुनिया की महाशक्ति, मतलब ट्रंप से बड़ा गुंडा दुनिया में कोई है नहीं, अध्यक्ष ताकतवर, वो जो है उनकी रैली में आकर उनसे ऑलमोस्ट हेल्प मांग ही रहा था। तो वो उससे, क्योंकि यहाँ पे जितने इंडियंस हैं वो हम लोग यहाँ पे टॉप 2% इनकम ग्रेड में आते हैं। हम लोग यहाँ की कई सिटीज की इकोनॉमी को रन करते हैं। इट्स नॉट इजी, इट्स अ बिग डील। तो ये बड़े गर्व की बात है। अभी मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले इंडिया को सब बोलते थे पॉलिसी पैरालिसिस, साला बहुत ही वहां पे सब चोरकट होते हैं, एयरपोर्ट पर उतरो तभी से खून चूसना शुरू कर देते हैं सब, ये सब। और आज के डेट में वो हम लोगों को ऐसे अभी देखते हैं सब इज्जत के साथ, पहले ऐसे देखते थे सब। ये डिफरेंस हुआ है। मोदी जी, निर्मल भैया भाग गए तो वो अभी सुन ले रहा था, ये अंतर सुना भाग के सुना हटल नहीं खाना। हाँ दादा बोलिए, दादाजी बोलिए। ब्रजेश जी मेरे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है वो राजनीतिक भी है और अर्थनैतिक भी है, और दूसरा प्रश्न जो है वो सांप्रदायिक है। खैर पहला प्रश्न मैं करता हूं, आप सभी बलिया से हैं तो इसलिए चंद्रशेखर जी के प्रति आदर होना, उनके लिए गर्व का अनुभव करना, ये आपके लिए स्वाभाविक है। लेकिन जहां तक जो लोग अखबारों को नियमित पढ़ते हैं, न्यूज रेगुलर सुनते हैं, हमने ये सुना, हमें जितना याद है, जब नरसिंह राव की सरकार आई और पहले ही दिन शायद उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था दूरदर्शन पे, और उन्होंने जो कहा था उसको इकोनॉमिक भाषा में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। जबकि भारत के पास केवल 3 हफ्ते के इंपोर्ट करने लायक पैसा बच गया था। भारत कंगाल अवस्था में आ गया था चंद्रशेखर जी के जाने के बाद, और इसलिए उनको इकोनॉमी खोलनी पड़ी, और इकोनॉमी खोलनी पड़ी। उसके बाद धीरे धीरे एक तरह से तो आप कह सकते हैं कि आज का जो भारत का मध्यम वर्ग है वो था ही नहीं। मतलब हमारे पिताजी तो सरकारी नौकरी करते थे और हम लोग विंडो शॉपिंग करते थे। मतलब बाजार जाते थे, कुछ दुकान में कुछ पसंद आता था, हम पिताजी से कहते थे कि खरीद दीजिएगा, तो कहते थे ठीक है अगले महीने सोचेंगे। या हमें नाम के वास्ते हम मध्यम वर्ग थे, असल में थे गरीब। तो ये जो पूरा का पूरा तबका बना है लाखों करोड़ों की संख्या में, ये मध्यम वर्ग उस समय था नहीं चंद्रशेखर जी के समय। लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये नहीं है। अब वहां से आते आते अब देखिए 25 शायद 27-28 साल पुरानी बात हो गई है। अब क्या हुआ है कि भारत की कुछ कंपनियां काफी बड़ी हो गई हैं, भारत के कई लोग धनी हो गए हैं पिछले 30 साल में। लेकिन ये जब हम उनसे पैसा मांगने गए थे, चाहे IMF से हो चाहे वर्ल्ड बैंक से हो, तो उन लोगों ने हमें कुछ पाठ पढ़ाए थे। उन्होंने हमें कहा था कि आपको इन शर्तों पे पैसा हम कर्जा में देंगे,
और वो जो है कि आप अपना मार्केट खोल दीजिए, ठीक है। हाँ, और हमें बताया गया कि लिबरलाइजेशन कितना अच्छा होता है, ग्लोबलाइजेशन कितना अच्छा होता है, और हमने उनकी बात मान ली। अब जब उनकी बारी आई, हम में से हमारे कई भारतीय कंपनी अमेरिकी कंपनी से भी बड़ी हो गई, तब अमेरिका प्रोटेक्शनिस्ट हो गया। और ट्रंप को भी बहुत बड़ा प्रोटेक्शनिस्ट माना जाता है कि जब वो अमेरिकी माल भारत में बेचे तब तो हम अपने बाजार खोल दें, लेकिन हम अगर भारतीय माल अमेरिका में बेचना चाहते हैं तो वो अपने माल पर सब्सिडी डाल के अमेरिकी माल को इतना सस्ता कर देते हैं कि हमारा माल कॉम्पिटिटिव नहीं रहता। तो ये ट्रंप पे एक बहुत बड़ा आरोप है कि जिन देशों ने जिन संस्थाओं ने हमें समझाया कि लिबरलाइजेशन कितना महान है, जब उनकी बारी आई लिबरलाइज होने की तो वो प्रोटेक्शनिस्ट हो गए। जी, ये मेरा प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है? आपने तो बताया कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब मार्केट लिबरलाइज है और ट्रंप जी पर यह आरोप है कि वो प्रोटेक्शनिस्ट है, वो दूसरे देशों को चाहते हैं कि लिबरल मार्केट हो, लेकिन अपने देश में वो लिबरल मार्केट नहीं देते हैं। नहीं, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत ही सिंपल फंडा है। ये वर्ल्ड इकोनॉमी को रन करने के लिए लिबरलाइज होना जरूरी है इकोनॉमिक तौर पे। सोशल बिहेवियर में लिबरलाइज होना की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से लिबरलिज्म इज ए मेंटल डिसऑर्डर। तो दूसरी चीज ये है कि बात कर रहा हूं, सोशल की बात नहीं कर रहा। जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिबरलाइज किया गया, उसमें ये किया गया कि अभी जो ट्रंप ने जो अपना टैरिफ, आप टैरिफ की बात कर रहे हैं, जो टैरिफ इम्पोज किया हुआ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो सिंपल फंडा है। इससे पहले मोदी जी के आने से पहले कोई भी गवर्नमेंट थी, पूरे वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूँ, खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया से कैसे ट्रेडिंग होती थी मुझे जानकारी नहीं है, और पूरे वर्ल्ड से भी कैसे ट्रेडिंग होती थी हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे ये डायरेक्ट सब्जेक्ट मैटर नहीं था। मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री का हूँ और पॉलिटिक्स में भी हूँ। तो ये एमएलए का इलेक्शन एक बार लड़ा था और भी मेयर का। तो ये जो एमएलए और मेयर होते हैं ये इस लेवल में इन्वॉल्व नहीं होते। फिर भी जहां तक मेरी जानकारी है, मैं थोड़ा बहुत ये सब देखता रहता हूँ कि कैसे सिस्टम क्या रन कर रहा है, कैसे टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है किसी कंट्री पे। तो जितनी भी कंट्रीज थी वो अमेरिका में अपना सामान तो बिना टैरिफ के सब लोग बेचते थे, आराम से मौज करते थे, जो भी है मौज कर रहे हैं, कोई टैक्स वैक्स देना नहीं है, और इसी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी डूबती जा रही थी। अब जब ट्रंप आया तो ट्रंप ने देखा कि अरे इंडिया का सामान आ रहा है, कोई टैक्स दे नहीं रहा है, बहुत दे भी रहा है, वो बहुत नॉमिनल हो रहा है, और हम जा रहे हैं तो यही लोग जो है, जैसे हम यहाँ से जाते हैं इंडिया, पहले जाते थे तो एक टेप रिकॉर्डर लेके जाते थे तो 250% टैक्स लगता था उस पर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, और इंडिया से वही टेप मैं लेकर आऊं तो ऐसे लेके सीधे घर आ जाऊं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये असमानता जो थी उसको ट्रंप ने देखा। ट्रंप तो बिजनेस, वो उसने खत्म किया। उसने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप मुझसे कम टैक्स दीजिए, हमारे पास आ रहे हैं, आप अपना सामान बेच रहे हैं, आप टैक्स दीजिए, ले जाइए। तो ऑब्वियसली इंडिया का पहले तो जो क्वालिटी, जो सेम जो रेजर हम खरीद रहे हैं जिलेट ब्रांड का, वो जिलेट ब्रांड का जो इंडिया होगा वो खरीदें, और जो अमेरिका में रहेगा मेड इन यूएस वाला रहेगा। दोनों को कंपेयर करिएगा, दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर रहेगा, क्योंकि एंड मेड बाय सेम कंपनी, लेकिन वो इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे सब घटिया। तो जब घटिया माल आप बना के उसको इंटरनेशनल पटल पे ले आके बेचने की कोशिश करिएगा और वो कोई खरीदेगा नहीं, तो फिर आप दोष देना शुरू करिएगा, ब्लेम गेम, कि भाई हमारे माल को नहीं ले रहे हैं, आप अपना सस्ता माल दे रहे हैं। तो ये सब ब्लेम गेम है, पॉलिटिकल गेम जो है, अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये सारे लोग ये गेम खेलते हैं। आज अपनी दूसरा प्रश्न जो है जी, मेरा अगला प्रश्न जो है, जैसा मैंने कहा था कि सांप्रदायिक है,
तो जो भारतीय अमेरिका में जाते हैं और बहुत सफल होते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, हम बहुत गर्व का अनुभव करते हैं और फिर यहाँ के मीडिया में भी बहुत बढ़ चढ़ के उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, सुर्खियों में वो लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे चरित्रों, ऐसे पात्रों का हम अगर गहन अध्ययन करें जो भारत से गए और अमेरिका में सफल हुए, खासकर राजनीति में, तो हम देखते हैं कि असल में हो सकता है कि वो अभी भी, जैसे आपका नाम ब्रजेश सिंह है, वो भी कोई ऐसे सिंह होंगे, शर्मा होंगे, प्रसाद होंगे, द्विवेदी होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो ईसाई बन गए हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से भारत में आधिकारिक तौर पे सेकुलरिज्म है, अमेरिका में भी आधिकारिक तौर पे सेकुलरिज्म है, लेकिन भारत का चरित्र हिंदू है, भारत चारित्रिक तौर पे हिंदू है और अमेरिका चारित्रिक तौर पे ईसाई है। इसलिए वहां के समाज की तरफ से एक दबाव आता है कि आप सर्वमान्य तभी होंगे जब आप ईसाई होंगे। ऐसा कोई दबाव आपने अनुभव किया कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो बतौर हिंदू आपके जीतने की संभावना कम है, अगर आप ईसाई होते तो जीतने की संभावना अधिक होती है आपकी? बहुत गुड क्वेश्चन। ये इस सोशल क्वेश्चन में आप सर्वथा 100% गलत हैं। यहाँ कोई ऐसा कोई सोशल प्रेशर नहीं होता है जिसको लेकर आदमी, मैंने तो कभी अभी आज तक जब आप पूछे हैं तो वो अब सोचूंगा कि कभी कैसा मैं आई वेंट थ्रू ना, ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है। जो बॉबी जिंदल की बात आप कर रहे हैं जी, वो बॉबी जिंदल, हाँ, वो जो बॉबी जिंदल है, उस टाइप के बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना नाम नहीं बदलते हैं और क्रिश्चियन हो जाते हैं, चर्चेज में जाते हैं, वो सब मौके का फायदा उठाना जानते हैं। ये उसी में से एक है। नहीं, भारत में एक मिनट, मैं एक जवाब दे दूं सुरजीत दास गुप्ता जी को। रमेश भंडारी अमेरिका में नहीं थे, वो रोमेश भंडारी हो गए, जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, उनका नाम रमेश भंडारी था, वो रोमेश हो गए, ROMES भंडारी हो गए। तो वो कौन से अमेरिका में चुनाव लड़ रहे थे? तो पलटीबाज हर जगह हो सकता है, वो अमेरिका और भारत में नहीं हो सकता, अगर मैंने सही समझा तो। अब सवा घंटा से अब सवा घंटा, वही मैं कह रहा हूँ। सुरजीत दादा, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं। एस के सिंह जी, आप कुछ चाहेंगे? उन्होंने बहुत बढ़िया समझाया, जितने भी प्रश्न किए गए बहुत इत्मीनान से समझाया। एस के सिंह जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? राजपूत एसोसिएशन, राजपूत, हाँ, एक मिनट। एस के भाई, क्या आप राजपूत एकता मिशन की तरफ से कोई प्रश्न पूछते हैं कि वहां राजपूती संगठन, चूंकि आप राणा से जुड़े हैं, कोई और संगठन काम करता है जिसमें बरजेश जी इन्वॉल्व हो, इस आपका प्रश्न है क्या इस तरह का कोई? नहीं, इस तरह के प्रश्न अभी नहीं पूछूंगा मैं इनसे, अलग से फोन करूंगा इनको। मैं बरजेश जी को अच्छी तरह से जानता हूं मैं, लेकिन इनसे फिर बातचीत नहीं हो पाई है। मेरा मैसेज इनके पास जा रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि 3 तारीख को इलेक्शन है, इसका रिजल्ट कब आ रहा है? यूजुअली 3 तारीख को ही आ जाता है, लेकिन इस साल बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक गवर्नर जहाँ हैं, जो डेमोक्रेटिक स्टेट में जो गवर्नर्स हैं, उन सबों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इस साल बंद कर दिया है। तो ज्यादातर जो है ऑलमोस्ट 100% बैलेट पेपर जो अभी मैं दिखाया था, उससे लोग वोटिंग करेंगे, मेल इन बैलेट, तो उसकी काउंटिंग होगी। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा और ये करप्शन वाला है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार होने वाला है। वो सब ट्रम्प को मतलब राजनीतिक भ्रष्टाचार अमेरिका में भी है, मतलब राजनीति है तो भ्रष्टाचार है, अमेरिका हो या भारत हो, ये मैं मानूं। हाँ, ये एकदम मान के चलिए। तब तो अगला इलेक्शन में जो है इंडिया में भी लोग यही कहेंगे कि बैलेट पेपर वाले इलेक्शन होना चाहिए, तो मानते नहीं वाले ना होकर अखिलेशवा ना मांगला, अखिलेशवा तो हरदम वही बात नहीं, वो तो देखा देखी हो जाता है ना, वो तो देखा देखी होता है। अमेरिका हो रहा है, इंडिया में क्यों नहीं होगा? बरजेश जी, इनका कोई प्रश्न नहीं है। अब एक फाइनल जवाब, अगर आप भारत में होते और वो सारी सुविधाएं जो अमेरिका में आपको मिल रही होती, आरक्षण जो आपको जाना पड़ा, तो अभी भी आपके मन में भारतीय है, आप दुआ करते हैं कि भारत में भी उसी तरह का सिचुएशन हो जाए जैसा अमेरिका स्वर्ग है, तो हम वापस भारत आए, या भारत ऐसा हो कि मुझे अमेरिका जाना ही नहीं पड़े अपना वतन छोड़ करके? इस विषय पर फाइनल कमेंट, उसके बाद में वीडियो में।
ये हम लोगों का ये सतत प्रयास है। हम जितने भारतीय यहाँ हैं उसमें से 80% से ज्यादा लोग यही सोचते हैं कि हम भारत वापस जाएंगे और भारत को अपने अमेरिका से भी अच्छा बनाएंगे। इसी सपने में हम लोग जीते हैं और इसको साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। हर संभव प्रयास, बहुत लोग फाइनेंशियली नहीं हेल्प कर सकते हैं, हम लोग ज्ञान बांटिए, अपने समाज को बताइए जो डिफरेंसेस हैं अपने समाज को। अब तेजस्विया के चीफ मिनिस्टर बना दो तो क्या हुई? साला तो में फेल। कोई बात नहीं। एक प्रश्न और, क्या आप अमेरिका में रहते हुए भारत को किसी रूप में मदद करेंगे? कंसल्टेंट के रूप में, सलाहकार रूप में, पैसे के रूप में, आर्थिक मदद के रूप में, आर्थिक सलाह के रूप में, नौकरी व्यवसाय, किस तरह की मदद देना चाहेंगे आप भारतीयों को, भारतीय होने के नाते? एनी टाइम मदद की जो दरकार होगी उसके अनुसार अपन सौहर देख के एकदम तैयार। चलिए, आप थे श्री ब्रजेश जी। सबसे बड़ा खुशी की बात यह है कि इनको अंग्रेजी जरूर आती होगी क्योंकि अमेरिका में रहते हैं, लेकिन यही बड़प्पन है कि इन्होंने भोजपुरी नहीं छोड़ा। दिल्ली में हम देखते हैं कि जिस आदमी को बढ़िया से हिंदी नहीं बोलने आता है वो बोलता है कि आई कैन स्पीच इंग्लिश, यू आर नॉट बुझेंगे, आई कैन स्पीच इंग्लिश। और हम हमेशा बोलेंगे इंग्लिश एंड यू आर लोग नॉट बुझेंगे इंग्लिश। तो इस तरह की अंग्रेजी सुन के कान पक गई है। बिहार में एक लड़की अभी अभी अंग्रेजी में बोल रही थी, उसका वीडियो वायरल हो गया है। ब्रजेश जी की शालीनता देखिए कि भोजपुरी में बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आप एक बात कुछ कहना चाहते थे ब्रजेश जी? हाँ, बस क्विकली हम ये बताना चाहते हैं कि अभी मैंने कहा कि मेरे ससुराल में सब आर्मी वाले थे। मेरी वाइफ भी आईटी कॉलेज लखनऊ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं की ग्रेजुएट है और CDRI से PhD की हुई है और गाजीपुर की है, और वो भी भोजपुरी ही बोलती है। और अंग्रेजी जब लिखती है तो यहाँ का अमेरिकन वकील पूछता है कि किस वकील ने लिखा है। तो एक दिन उनका भी साक्षात्कार हो, उनसे भी बात हो, मेरा उनको प्रणाम बोलिएगा। हाँ, मैं उनको प्रणाम बोलूं जी। प्रणाम, कहाँ हुआ? क्या हाल बा? बलिया घर है जी। आशीर्वाद जी, प्रणाम। हमरो प्रणाम स्वीकार करें। इनका राणा जिला घर है और सुरजीत दादा हिंदी में बोलेंगे, उनका बंगाल में है। हमारे सुरजीत दास गुप्ता साहब बंगाली हैं। दादा की खबर बिहार में रोटी तो आपका भी बुझाला। अच्छा, इनको भोजपुरी बुझाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप दोनों आदमी को देख करके श्रद्धा से मन गौरवमय हो गया। एक बार मैं पुनः आप दोनों पति पत्नी को भारत से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप बलिया का नाम रोशन करें, मेयर, गवर्नर के साथ प्रेसिडेंट बने और हम सबको गौरवान्वित महसूस करें कि बलिया का वहां प्रेसिडेंट है। इन्हीं शब्दों ने दुआओं के साथ मैं राकेश परमार तमाम लोगों को नमस्कार, धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। God bless America. Thank you.